हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी विभा मैम स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th की साइंस। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि साइंस में इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज मैं उठाने वाली हूँ आपकी बायो। तो बायो का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबको मालूम है कि लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। अब वो 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। नंबर 1 इज डाइजेशन, देन रेस्पिरेशन, अगला है ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। देखो बच्चों, जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना एनसीईआरटी की अगर मैं बात करती हूँ, तो बिगिनिंग के अंदर बहुत कुछ ऐसा कुछ लिखा है जो कि एग्जाम में आने लायक चीज नहीं है। जैसे कि कैसे बता सकते हैं हम वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, तो मुझे उस झंझट में नहीं पड़ना है। सीधा अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जिससे हमारे बोर्ड का रिजल्ट इंप्रूव होने वाला है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आई एम बिगिनिंग विद डाइजेशन। अब डाइजेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेशन जो है इट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, अब डाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है, अगर हम अपनी नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझना चाहें जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, डाइजेशन का सिंपल मतलब होता है फूड को डाइजेस्ट करना। जो भी हम लोगों ने खाना खाया है अब वो हमारे स्टमक में किस तरीके से एंटर करेगा, किस किस ऑर्गन के अंदर जाएगा, और उस ऑर्गन में जाने के बाद वो कैसे हमारी बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, अब डाइजेशन 2 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले डाइजेशन पढ़ने से भी पहले मैं आपको बताती हूँ, डाइजेशन को कुछ कुछ टीचर्स या कुछ कुछ लोग ऐसा न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ डाइजेशन ना लिख के अगर मैं न्यूट्रिशन भी लिख रही हूँ तो उसका मतलब तो एक ही है। न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल ही होता है कि हमने जो खाना खाया हम उसको किस तरीके से अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हम किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ग्रास्प कर रहे हैं। सिंपल सा मीनिंग ये है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन में आ जाते हैं 2 तरीके के न्यूट्रिशन हमें मेजरली पढ़ने होते हैं। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटो का मतलब क्या होता है, वो वाली ऑटो नहीं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ का क्या मतलब है, सेल्फ का मतलब है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जब ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। खुद से प्रिपेयर करने का मतलब अब ये भी नहीं है कि किचन में जाके मैंने खाना खुद प्रिपेयर कर लिया, नो। खुद से प्रिपेयर करने का मतलब है कि मुझे जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स मुझे नेचर से मिल रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो प्लांट्स जिस प्रोसेस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स जिस कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि उन प्लांट्स को कहीं पे भी किचन में जाके या किसी और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके अपना फूड प्रिपेयर नहीं करना है। उनको जो नेचर से मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल जो उनके अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, वो उन सब चीजों का यूज करके अपना न्यूट्रिशन को कर रहे हैं कंप्लीट। अब प्लांट्स के न्यूट्रिशन के अंदर तो हम डेप्थ में बाद में जाएंगे। अब हम बात करते हैं मेजर जो हमने आज पढ़ना है वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। नंबर वन इज होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन है जो हम लोग मतलब कि ह्यूमन बींग्स फॉलो करते हैं। पहले खाना खाएंगे, फिर तसल्ली से 3-4 घंटे लगा के उसको डाइजेस्ट करेंगे। फिर आता है पैरासाइटिक, एंड द लास्ट वन इज सैप्रोफाइटिक। ये सब टर्म्स हमने बचपन में सुनी हुई हैं। ठीक है, पैरासाइटिक के भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं जो आपको कहीं और से सुनने को नहीं मिलेंगे, बट हम लोग उनको पढ़ेंगे। पैरासाइट्स भी फर्दर अब किन किन पार्ट्स में हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्सोपैरासाइट। एंडो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। एंडोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो होस्ट बॉडी के अंदर जाके अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने बहुत बार सुना होगा पेरेंट्स को बोलते हुए या आसपास कि इसके पेट में तो कीड़े हो गए। अब वो जो कीड़े हैं पेट में, वो खाना कहाँ से खा रहे हैं, जो बेसिकली अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पेट में कीड़े हैं, तो क्या होता है जो मैं फूड कंज्यूम करूंगी वो कीड़े उस फूड से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है ना कहीं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को वीक बना देते हैं, क्योंकि वो सारा के सारा न्यूट्रिएंट्स तो खुद ही खा लेते हैं। ठीक है, मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर रह के हमारे ही न्यूट्रिशन को खा रहे हैं। वो कौन होते हैं, एंडोपैरासाइट्स।
अगर हम एक्सोपैरासाइट्स की बात करें, एक्सोपैरासाइट्स वो होंगे जो बॉडी के बाहर रह के न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जुएं क्या है, बॉडी के बाहर है, लेकिन बोलते बोलते हैं ना लोग कि खून चूस लेती हैं, तो सेम वो भी तो अपना न्यूट्रिशन पूरा ले ही रही है, ऑब्टेन कर ही नहीं है तुम्हारी बॉडी में से, लेकिन वो बॉडी के बाहर रह के कर रही है। ठीक है, द लास्ट वन इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रोफाइटिक बेसिकली क्या होगा, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। ठीक है, किस पे डिपेंड करेंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब डेड और डिकेइंग मैटर क्या होता है, मैं एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स और जितने भी ये स्पीशीज हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, पेड़ हो गए, या कोई कोई एनिमल है, जब भी कभी वो मर जाते हैं, जब भी कभी वो डेड हो जाते हैं, तो वो जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर अंदर की साइड चले जाएंगे। अब अंदर की साइड जाने से क्या होगा कि सॉइल के अंदर ह्यूमस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा बच्चों? ह्यूमस। ये जो ह्यूमस है यही कंज्यूम किया जाता है बाय सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स इसी ह्यूमस को इनहेल करते हैं, मतलब इनटेक करते हैं, और इनटेक करने के बाद अपने फूड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब मेन जो हमारी बात आती है वो आती है कि ये जो ये होलोजोइक है, मतलब कि जो हमने होलोजोइक पढ़ना है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब होलोजोइक पढ़ने से भी पहले मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। बेसिकली ये होता है, ये वाला तुम्हारा स्ट्रक्चर है एक अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ है। ठीक है, और ये जनरली कहाँ पाया जाता है? ये मिलता है तुम्हारा वाटर बॉडीज में, जितने भी पोन्स हैं, जितने भी लेक्स हैं, उनके ऊपर ये एग्जिस्ट करता है, और इसको हम एक एनिमल की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब अमीबा का क्या काम है? न्यूट्रिशन पढ़ते हैं पहले तो। न्यूट्रिशन कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं अब हम? होलोजोइक। अब हम लोग भी होलोजोइक ही फॉलो करते हैं और अमीबा भी होलोजोइक ही फॉलो करता है। इस न्यूट्रिशन के अंदर देयर आर 5 मेजर स्टेप्स। अब ये 5 मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं, ध्यान से अब सुनना शुरू कर दो, सारी अटेंशन इधर। सबसे पहला है तुम्हारा इंजेशन, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, लास्ट वन एसिमिलेशन। अब फाइनली तो क्या होगा, जब सब कुछ उसका हो चुका है तो लास्ट में तो क्या होने वाला है? इजेशन। चाहे मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, चाहे मैं अमीबा की बात करूं, यही 5 स्टेप्स हर कोई फॉलो करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इंजेशन का सिंपल मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। प्लेट में खाना आया, मैंने उसको उठाया और मुंह के अंदर डाल दिया, इतना ही क्या है? इंजेशन। इंजेशन का सिंपल मतलब है कि मैंने खाने को इनटेक कर लिया। ठीक है, अब अगर हम अमीबा की बात साथ साथ करना चाहते हैं तो देखिए जरा, ये तुम्हारा फूड का पार्टिकल है। ये फूड का पार्टिकल जब भी किसी आउटर एनवायरमेंट से या आउटर सराउंडिंग से अमीबा के आसपास आएगा, ये बेसिकली अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है ब्लैक कलर का, ये जो बॉडी है अमीबा की, जो आउटर बॉडी है, इसके अंदर फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड कंटेंट होता है जो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है अपार्ट फ्रॉम अदर सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, फूड पार्टिकल जैसे ही पहुंचा, फूड पार्टिकल अभी यहीं तक आया था, अमीबा ने तुरंत क्या किया? अपनी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे क्रिएट कर ली। ये दिख रहा है आप लोगों को? इस तरीके से उसने ऐसे अपने फिंगर्स बना लिए, यहाँ पे एक ये रही और एक ये रही। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के थ्रू वो उस फूड के पार्टिकल को ऐसे इनगल्फ कर लेगा कि आजा भाई इधर आजा। ठीक है, इनगल्फ करेगा तो वो फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा अमीबा की बॉडी के अंदर। अमीबा के अंदर जाने के बाद वो क्रिएट करेगा एक फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पे वो फूड जाके स्टोर होके रखा जा चुका है। स्टोर होने के बाद धीरे धीरे बाय द एक्शंस ऑफ सेवरल एंजाइम्स वो फूड अमीबा की बॉडी में स्टोर हो जाएगा। जो भी उसने एब्जॉर्ब करना हुआ एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो भी एसिमिलेट, एसिमिलेशन का सिंपल मतलब होता है कि जो मेरा एब्जॉर्ब्ड फूड है मैं किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रही हूँ, मेरी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वो किस तरीके से मिक्स हो रहा है। ठीक है, अब सब कुछ हो चुका है, अमीबा ने फूड इनटेक भी कर लिया,
इनटेक करने के बाद उसको एनगल्फ भी कर लिया, एनगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट भी कर लिया, उसकी पूरी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। एसिमिलेशन का मतलब अपने ही अंदर मिक्स भी कर लिया। अब ये चीज बड़ी सिंपल लग रही है सुनने में और तुम लोग कहोगे कि ये तो एक ही चीज तो हो रही है, अलग अलग नाम क्यों दिए जा रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि बेटा ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इन्हीं 5 स्टेप्स को ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि इनका रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब एसिमिलेट करने के बाद ऐसा तो होता ही है ना कि फूड खाया तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा ही होगा। अब जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो अमीबा के, चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब किसी भी एक साइड से वो सारा के सारा इजेक्शन के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब वो सारा के सारा फूड कहाँ से जाएगा ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो इतना इरेगुलर शेप का है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो कौन से पार्ट से जा रहा है। समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ अमीबा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, और वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। वही सेम 5 स्टेप्स जो हमने किए हैं यही वाले कौन फॉलो करेगा? ह्यूमन बींग्स भी फॉलो करेंगे। अब वो कैसे करेंगे आइए जरा देखते हैं। ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब बिफोर दैट मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों से ये पूछने की जरूरत है कि फूड इंपॉर्टेंट क्यों है। अरे 6th 7th 8th 9th सब में ही पढ़ते आ रहे हैं, अरे जिंदा रहने के लिए। सिंपल सी बात है, मैं उस चीज में नहीं जा रही हूँ, अपने आप लिख लेना वो। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो पहला स्टेप फॉलो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो क्या होगा? इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब था? सिंपल, इनटेक ऑफ फूड। जो ये मेरा माउथ का स्ट्रक्चर है इसके थ्रू मैं फूड को क्या कर लूंगी? इनटेक। मेरे पास एक प्लेट आई सजी सजाई, बिल्कुल मम्मी ने दी, मैंने खाना खाया, उठाया और मुंह के अंदर डाल लिया। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट वहीं पे हो जाएगा और वो क्या होगा? इंजेशन। अब बात आती है कि जब मेरा फूड माउथ के अंदर जा रहा है, स्पेशली माउथ के अंदर, तो माउथ के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है उसके साथ। ठीक है, अब माउथ के अंदर मेजरली 2 चीजें प्रेजेंट है। एक तो तुम्हारे टीथ। ठीक है, अब इनका तो सिंपल फंक्शन होता है कि ये हमारे फूड को च्यू करते हैं बस। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर और वो क्या है? सलाइवा। ठीक है, अब ये जो सलाइवा है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बेसिकली हमारे माउथ के अंदर देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स जो ये सलाइवा रिलीज करते हैं और उनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। salivary glands are responsible for releasing saliva in our mouth। अब ये salivary glands के अंदर ऐसा क्या होगा? इन्होंने सलाइवा रिलीज किया। अब सलाइवा का काम क्या है भाई, क्यों रिलीज हो रहा है ये? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेस। आप लोगों को ये सब टर्म्स जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस का काम क्या है? अब आप लोग ध्यान से सुनो, जो हमने फूड खाया होता है उसके अंदर हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, सब कुछ है। अब वो फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होगा? सलाइवरी अमाइलेस नाम का एंजाइम क्या करता है, जो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को वो क्या कर देगा? पार्शली डाइजेस्ट। क्या कर देगा? पार्शली डाइजेस्ट। पार्शियल डाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो हमारे फूड के अंदर रह जाता है। उसके बाद अब क्या होता है? माउथ के बाद माउथ के अंदर क्या काम हुआ कि तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। अब फूड को कहाँ ट्रैवल करते हुए जाना है? अब फूड को यहाँ से उसका सारा काम खत्म हो गया माउथ के अंदर। अब फूड का मेन टारगेट है कि उसको इस फूड पाइप के जरिए नीचे ट्रैवल करते करते स्टमक के अंदर आना है। अब ये भी खेल कोई छोटा सा नहीं है। अब इसमें भी 2-3 चीजें होती हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं। वो क्या क्या? जो तुम्हारी फूड पाइप है ना, बेसिकली वो हमारी, अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके की पाइप्स प्रेजेंट होंगी माउथ के तुरंत नीचे। ठीक है,
वो दो कौन सी, एक तो फूड पाइप है और एक होती है आप लोगों की विंड पाइप। अगर मैं बात करती हूँ इस फ्रंट वाले एरिया की, तो यहाँ पे तो होती है तुम्हारी विंड पाइप और इसके बैक साइड पे होती है फूड पाइप, ठीक है। लेकिन अब फूड को कैसे पता चलेगा कि मुझे विंड पाइप में तो नहीं जाना, मुझे फूड पाइप में जाना है, ये भी समस्या है। तो क्या होता है ना, तुम्हारे दोनों पाइप्स के ऊपर देयर इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, जैसे ही आपके फूड का पार्टिकल या फूड का जो भी तुम्हारा बाइट होगा, जैसे ही वो एंटर करना चाहेगा, ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को एकदम कवर करेगा और फूड को कहाँ फिसलने को बोल देगा, फूड पाइप के अंदर। मतलब ये विंड पाइप को बेसिकली कवर ही कर लेगा कि नहीं भाई फूड तूने यहाँ पे नहीं आना, ये तेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो फूड तुम्हारा अल्टीमेटली कहाँ ट्रैवल कर जाएगा, फूड पाइप में। अब फूड पाइप में ट्रैवल करने के बाद कहाँ एंटर कर रहा है फूड, फूड एंटर कर रहा है एक जे शेप्ड ऑर्गन में, जिस ऑर्गन का क्या नाम है, स्टमक। अब एक और चीज समझो बच्चों, जो आपकी फूड पाइप इस फिगर में दिखाई हुई है ना, ये एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है। फूड पाइप का जो रियल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, फूड पाइप का जो रियल स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हारी फूड की बाइट यहाँ पे है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब फूड पार्टिकल जैसे ही यहाँ पहुंचा, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड वाला एरिया था उसको रिलैक्स होना पड़ेगा ताकि फूड पार्टिकल नीचे आ सके। फिर अगला आया, फिर से कॉन्ट्रैक्शन थी, उसको फिर से रिलैक्स होना पड़ेगा ताकि और नीचे आ जाए। तो ऐसा लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट है फूड पाइप का, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपके 2 मार्क में 100% पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, या वो बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्सिस। तो उसमें आप लोगों ने यही बात लिखनी है कि ऐसा मूवमेंट फूड पाइप का जिसमें वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल स्टमक के अंदर एंटर कर रहा है, वही होता है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपने फिर से इसी डायग्राम पे और देखते हैं फूड अब हमारा फूड पाइप के थ्रू स्टमक में एंटर कर चुका है। स्टमक में एंटर करने के बाद अब उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या चीज है, स्टमक। अब स्टमक में एंटर करने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है, स्टमक बेसिकली एक ऐसे शेप का एक ऑर्गन होगा जिसको हम जे शेप्ड ऑर्गन बोलते हैं। इस जे शेप्ड ऑर्गन के अंदर कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये 3 चीजों को रिलीज करेंगे। कौन कौन सी, नंबर 1 इज HCl, अगला होता है तुम्हारा पेप्सिन, और नेक्स्ट होता है म्यूकस, ठीक है। अब इन तीनों का भी कोई ना कोई रोल है स्टमक में। क्या होता है, HCl का मेन फंक्शन क्या है, नंबर 1 फंक्शन इसका है टू किल बैक्टीरिया। जितना भी बैक्टीरिया तुम्हारे फूड के साथ बाई चांस तुम्हारे स्टमक में एंटर कर चुका है, तो उसको HCl क्या कर देगा, किल कर देगा। इसका सेकंड मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम, एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। तो तुम तो ये सोचोगे भाई अगर इसने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया तो हमें तो एसिडिटी होनी थी, फायदा क्या हुआ इसका। इसका फायदा सुन लो, अगर हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो ये पेप्सिन बोलता है कि जब तक मुझे एसिडिक मीडियम नहीं दोगे ना, मैं काम ही नहीं करूंगा। मुझे अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम। इसलिए बेचारे HCl की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके दे, ठीक है। अब पेप्सिन का मेन फंक्शन क्या है, टू डाइजेस्ट, टू पार्शली डाइजेस्ट, क्योंकि ये भी अपना काम कंप्लीट नहीं करता, टू पार्शली डाइजेस्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आवर फूड, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, भूलना नहीं है आप। HCl का क्या काम था, टू किल बैक्टीरिया एंड टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम आया तभी पेप्सिन ने अपना काम चालू किया। काम में क्या किया इसने, जो प्रोटीन्स तुम्हारे फूड में थे उनको पार्शली डाइजेस्ट करा दिया। अब आती है बात म्यूकस की। म्यूकस क्या करता है, अब जब HCl रिलीज हो ही चुका है तो कई बार क्या होता है, अब सब लोग जानते हैं कि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर मान लो HCl यहाँ रिलीज हुआ तो जो आपके स्टमक की ये इनर लाइनिंग है ना, ये इस पे क्या क्रिएट कर देगा, क्या कॉज कर देगा, पेप्टिक अल्सर्स।
तो हम तो नहीं चाहते ना कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। तो पेप्टिक अल्सर्स को प्रिवेंट कौन करता है? म्यूकस की लेयर। म्यूकस क्या करता है? तुम्हारे स्टमक के इनर वॉल के अराउंड पूरी एक ऐसे लेयर बना लेगा। क्यों बनाएगा? ताकि पेप्सिन का डायरेक्ट एक्ट इसके ऊपर हो ही ना पाए। ठीक है, हमारी स्टमक की वॉल बिल्कुल प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहे। ठीक है, अब आते हैं दोबारा से, स्टमक का काम भी हो चुका है। फूड माउथ से ट्रैवल कर रहा था, फूड पाइप से स्टमक में आया, स्टमक के बाद वो सीधा सीधा एंटर कर जाता है हमारे इस वाले एरिया में विच इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा? आइए चलो जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज जो तुमसे वो पूछते हैं वो ये पूछते हैं, हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है? क्योंकि भाई बच्चों, माउथ में भी पार्शियल हुआ, स्टमक में भी पार्शियल हुआ, तो कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ आ गया? अब कैसे हो रहा है कंप्लीट, आइए देखते हैं। अब ये हमारी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है बाई चांस, ठीक है, अगर आप लोगों का ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब फूड क्या बोलता है, भैया मैं तो माउथ से चला, मैं स्टमक में गया, फिर फूड पाइप से चलता हुआ स्टमक में गया, अब तुम मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जा रहे हो, मेरे से इतना नहीं चला जाता, अब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहूंगा, जिसको अपने जो जो भी ग्लैंड्स में से जो जो भी एंजाइम्स रिलीज करने हैं वो आके स्टमक में रिलीज कर दो। तो भागा भागा लीवर आता है, बोलता है कि भाई रुक जा, मेरे को रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है? बाइल जूस रिलीज करना है। ठीक है ना? बाइल जूस का मेन काम क्या होगा? फटाफट से ये बाइल जूस वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा जहां पे ऑलरेडी हमारे फूड के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। ठीक है ना? बाइल जूस बेसिकली क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये क्या भारी सी टर्म है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करता है ये, और फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल है, जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स शुगर होगी उसको, कॉम्प्लेक्स फैट्स होंगे उनको ये ब्रेक करके एक सिंपल फैट में कन्वर्ट कर देगा ताकि हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, तो बाइल जूस का काम भी हो चुका है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इसका एक और मेन फंक्शन होता है, और वो क्या होता है? इसका मेन फंक्शन एक तो यही है इमल्सिफिकेशन, दूसरा है टू प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मतलब एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम अब क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा ऑलरेडी स्टमक के अंदर से उसके पास एसिडिक मीडियम था। ठीक है, तो एल्कलाइन मीडियम अब क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे लीवर आता है ना भागता भागता कि मुझे अभी बाइल जूस रिलीज करना है, और वो स्टमक इसके अंदर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसे ही भागता भागता तुम्हारा आता है पेनक्रियाज कि मुझे भी करना है भाई, मेरा भी काम अभी पेंडिंग है। तो पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब इस जूस का क्या काम है? अब क्या बचा है भाई? तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बेसिकली 3 तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? अमाइलेस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था कि माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं वो पार्शियल फॉर्म में होते हैं। पार्शियल मतलब कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उनको कंप्लीट करवाता कौन है? अमाइलेस। अमाइलेस का क्या काम होता है? टू कंप्लीटली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स बच गए हैं उनको ये कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट करवा देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन का क्या काम है? जो अब हमारा स्टमक के अंदर रिलीज हुआ था पेप्सिन, उसने डाइजेस्ट किया था प्रोटीन्स को, वो भी किसी ना किसी हद तक पार्शियल डाइजेशन था, तो उसको कंप्लीट कौन करवाएगा? ट्रिप्सिन। ठीक है बच्चों, और लास्ट में जो लाइपेस है ये करवाएगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो इस तरीके से हर चीज होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड प्रेजेंट है अब फिलहाल की घड़ी में वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर अब कंप्लीट डाइजेशन हो ही चुका है, कंप्लीट मेरा सेकंड प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ का क्या काम है? बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो तुम्हारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है ना, उसके बाद
क्या हो रहा होता है, ध्यान से समझिए जरा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरीके के ऐसे प्रोजेक्शंस बने होते हैं, और इन प्रोजेक्शंस का नाम होता है VILLI। चाहे आप इसको विली प्रोनाउंस करो चाहे विलाई प्रोनाउंस करो, दैट इज टोटली अप टू यू। अब ये विलाई क्या करते हैं, जो आपका एब्जॉर्ब्ड, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, ये उसको क्या करवाएंगे, एब्जॉर्ब। ये उसको फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेंगे कि आजा, हो गया डाइजेशन, अब तो हमारे पास आ जा। एब्जॉर्प्शन के बाद ये उसको ब्लड में मिक्स करा देंगे, और मिक्सिंग के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और ब्लड में मिक्स होने के बाद अब ब्लड ने क्या करना है, ब्लड ने उसको हर एक सेल तक लेके जाना है, क्योंकि फूड इंपॉर्टेंट क्यों है, एनर्जी बनाने के लिए। तो वो अपना काम आराम से करते जाएंगे, ठीक है। बट देयर इज स्टिल सम अमाउंट ऑफ द फूड विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन योर बॉडी। तो उसका क्या होगा, तो वो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ ट्रेवल करता जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से चलता 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 वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल आएगा, जिसका नाम क्या होता है, जिस प्रोसेस का नाम क्या है, इजेशन। इजेशन का सिंपल मतलब है टू रिमूव सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप यू आर लाइकिंग इट अ लॉट। अब इन नोट्स को आप दोबारा से रिवाइज करिए, दोबारा से देखिए, और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार जरूर लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे रेस्पिरेशन। थैंक यू।